अर्ज्ञान सहायक प्रवक्ता हिंदी विभाग राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जींद। कक्षा स्नातक द्वितीय वर्ष। विषय काव्यशास्त्र। उपविषय वर्ड्सवर्थ का काव्य भाषा सिद्धांत। विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म 7 अप्रैल 1770 को इंग्लैंड में हुआ। 1787 ईस्वी में लेखन कार्य शुरू किया और इसी दौरान उनकी पहली कविता यूरोपीय पत्रिका में प्रकाशित हुई। 1791 ईस्वी में उन्होंने सेंट जॉन कॉलेज कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 1793 ईस्वी में वर्ड्सवर्थ ने एन इवनिंग वॉक एंड डिस्क्रिप्टिव स्केच की रचना की। 1795 ईस्वी में सैमुअल टेलर कॉलरिज से उनकी भेंट हुई और कॉलरिज उनके घनिष्ठ मित्र बन गए। 1838 ईस्वी में वर्ड्सवर्थ ने डरहम यूनिवर्सिटी से सिविल लॉ की डिग्री प्राप्त की और 1839 ईस्वी में दोबारा सिविल लॉ की डिग्री उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से प्राप्त की। 1843 ईस्वी में रॉबर्ट सोडी की मृत्यु के बाद वर्ड्सवर्थ को पोएट लॉरियट अर्थात राजकवि के पद से नवाजा गया। वर्ड्सवर्थ के बारे में अगर यह कहा जाए कि उनकी गणना 19वीं शताब्दी के प्रमुख समीक्षकों में की जाती है तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तत्कालीन साहित्य का वर्ड्सवर्थ ने अपार अध्ययन करने पर भी उनको आत्मशांति नहीं मिली। अर्थात ये कहा जा सकता है कि समकालीन जो साहित्य था वर्ड्सवर्थ ने उसका अपार अध्ययन किया फिर भी वो संतुष्ट नहीं हुए। इनका समय सन 1770 से 1850 ईस्वी तक रहा। इनकी ख्याति एक आलोचक के रूप में कम और एक कवि के रूप में ज़्यादा है। इनके समकालीन कवियों में कॉलरिज, कीट्स, शैली आदि का नाम उल्लेखित है। इनके द्वारा रचित द लिरिकल ब्लेड्स के 4 संस्करण मिलते हैं, जिनमें प्रथम संस्करण 1798 ईस्वी, द्वितीय संस्करण 1800 ईस्वी, तृतीय संस्करण 1802 ईस्वी और चतुर्थ संस्करण 1815 ईस्वी में वर्णित है। 1850 ईस्वी में रचित प्रेल्यूड उनका अंतिम काव्य संग्रह कहा जाता है। यह उनकी आत्मकथा भी थी जो उनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी मैरी द्वारा प्रकाशित की गई। वर्ड्सवर्थ ने काव्य अर्थात कविता को परिभाषित करते हुए कहा, कविता प्रबल भावों का सहज उछलन है। अर्थात इसको इस प्रकार भी समझा जा सकता है कि काव्य शांति के समय स्मरण किए गए मनोवेगों का प्रवाह है। 19वीं शताब्दी के आरंभ में वर्ड्सवर्थ ने नव्य शास्त्रवाद से संबंध विच्छेद करके एक सर्वथा नवीन विचारधारा को जन्म दिया। उनकी यही नवीन विचारधारा स्वच्छंदतावाद की घोषणा पत्र मानी गई। वर्ड्सवर्थ से पूर्व काव्य भाषा विषयक मान्यताएं। प्रसिद्ध कवि इतावली दाते 1265 से 1321 की मान्यता थी कि काव्य में ग्राम्यत्व अर्थात ग्रामीण भाषा का प्रयोग है और त्याज्य है। दाते जन भाषा के स्थान पर साहित्यिक भाषा को महत्व दे रहे थे। उनके अनुसार भाषा केवल विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम है, जैसे एक सैनिक के लिए घोड़े का उपयोग
लेकिन वर्ड्सवर्थ ने पूर्ववर्ती काव्य भाषा को नकारा और कहा कि यह भाषा दूषित, विकृत, भावहीन और कृत्रिम है। वर्ड्सवर्थ के काव्य भाषा सिद्धांत की मान्यताएं। वर्ड्सवर्थ ने अपने काव्य भाषा के सिद्धांत में यह स्वीकार किया कि काव्य में ग्रामीण जीवन से विषयानुकूल ग्रामीणों की दैनिक बोलचाल की भाषा का प्रयोग होना चाहिए। गद्य और पद्य की भाषा में कोई तात्विक भेद नहीं होना चाहिए। तत्कालीन भाषा पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि कृत्रिम भाषा निम्न श्रेणी के कवियों की देन है। जब कवि वास्तविक घटनाओं से उद्बुद्ध भावों को काव्य के सांचे में ढालता है तो भावों की प्रबलता के कारण भाषा सहज रूप से प्रभावी और अलंकृत रूप धारण करती है। वर्ड्सवर्थ का कहना है कि प्राचीन कवियों का भाव उद्बोध जितना सहज था, उनकी भाषा उतनी ही सरल थी। भाषा की कृत्रिमता, आडंबर आदि प्रवृत्ति बाद की कवियों की देन है। वर्ड्सवर्थ की यह धारणा थी कि काव्य भाषा में जीवंत संवेदना की स्थिति होनी चाहिए। वर्ड्सवर्थ ने छंद को काव्य के लिए अनिवार्य नहीं माना, पर छंद की महत्ता, उपादेयता एवं शक्ति को अवश्य स्वीकार किया है। वर्ड्सवर्थ की काव्य भाषा सिद्धांत की आलोचना। वर्ड्सवर्थ के घनिष्ठ मित्र कॉलरिज ने इनके सिद्धांत की मान्यताओं की घोर आलोचना अपनी प्रमुख रचना बायोग्राफिया लिटरेरिया के अध्याय संख्या 17 से 20 में उनकी प्रमुख एक मान्यताओं को खंडन किया। कॉलरिज ने कहा, मेरी पहली आपत्ति यह है कि भाषा विषयक वर्ड्सवर्थ का नियम केवल काव्य के एक विशिष्ट वर्ग पर लागू हो सकता है। इसे कविता मात्र के सामान्य नियम के रूप में स्वीकार करने का अर्थ होगा कविता के विषय और अक्षेत्र को सीमित करना। काव्य भाषा के गुण व शैली संबंधी विचार। वर्ड्सवर्थ ने जिस प्रकार काव्य की विषय वस्तु साधारण जीवन से ली है, उसी प्रकार उसने भाषा भी वहीं से ग्रहण की है। उनकी दृष्टि में भाषा में भी कुछ गुण अपेक्षित होते हैं। इस संबंध में उन्होंने लिखा है कि इन मनुष्यों का संपर्क के उन सर्वोत्तम वस्तुओं से रहता है जिनसे भाषा का सर्वोत्तम अंश उपलब्ध होता है। अपने सामाजिक स्तर और अपने परिचय की संकीर्ण परिधि तथा समानता के कारण वे अपनी अनुभूतियों और विचारों को सहज रूप से व्यक्त करते हैं। इसलिए बार बार अनुभव और नियमित अनुभूतियों से उत्पन्न होने वाली यह भाषा कवियों द्वारा निर्मित समृद्ध भाषा की अपेक्षा अधिक स्थायी एवं दार्शनिक भाषा होती है। वर्ड्सवर्थ से पूर्व कृत्रिम भाषा की जो नियम उपनियम बनाए गए थे, वर्ड्सवर्थ उनके विरुद्ध थे। वह विशिष्ट काव्यगत उक्तियाँ, मानवीकरण और वक्रोक्ति के भी विरोधी थे। अनावश्यक रूप से ठूसी गई पौराणिक कथाएं व दंत कथाएं वर्ड्सवर्थ को मान्य नहीं थी। इतना सब कुछ होते हुए भी वर्ड्सवर्थ ने काव्य में कृत्रिमता की अपेक्षा सरल भाषा के प्रयोग पर ही विशेष बल दिया। इसलिए वर्ड्सवर्थ गद्य और पद्य की भाषा में अंतर नहीं मानते थे, दोनों की भाषा एक ही मानते थे। वर्ड्सवर्थ की भाषा में छंद प्रकरण।
वर्ड्सवर्थ ने भाषा में छंद प्रयोगों को आवश्यक माना है। उनका मानना है कि छंद के कारण ही कोई कवि विशेष भाषा का प्रयोग कर सकता है। वर्ड्सवर्थ ने साहित्य में भाषा चुनाव व छंद चुनाव के संबंध में कवि की स्वतंत्र सत्ता को स्वीकार किया है, लेकिन वे मनमाने छंद प्रयोग के विरुद्ध थे। वर्ड्सवर्थ ने काव्य में छंद की अनिवार्यता को स्वीकार नहीं किया, लेकिन वह छंद के महत्व और उसके प्रभाव से सर्वथा परिचित थे। इस प्रकार वर्ड्सवर्थ ने भाषा और छंद संबंधी जो मान्यताएं स्वीकार की थी, उन्हीं के घनिष्ठ मित्र कॉलरिज ने उन मान्यताओं का विरोध किया। फिर भी यह कहा जा सकता है कि प्रत्येक कवि की भाषा और शैली उनके व्यक्तित्व और रुचि के अनुसार होती है। मूल्यांकन और वर्ड्सवर्थ की देन। वर्ड्सवर्थ ने प्राचीन सिद्धांतों को प्रतिमान के रूप में स्वीकार न करते हुए नवशास्त्रवाद से प्रकृति के अनुकरण का सिद्धांत ग्रहण किया और उसे एक विशेष सामाजिकता को स्थापित किया। उन्होंने अनुभूतियों की स्वतः स्फूर्ति और कविता में प्रतिपादित कर काव्य शैली का विरोध और ग्रामीण भाषा का अनुकरण कर समीक्षा संबंधी जो विचार व्यक्त किए हैं वह महत्वपूर्ण हैं। अतः संक्षेप में हम कह सकते हैं कि वर्ड्सवर्थ के काव्य निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर काव्य का विवेचन किया और काव्य में भाव तत्व के महत्व को स्वीकार किया। वर्ड्सवर्थ ने 18वीं शताब्दी की मूल कृत्रिम वागाडंबर युक्त अलंकृत भाषा का खंडन किया और सामान्य लोगों के भावों और भाषा को महत्व दिया। जहाँ तक काव्य गुण का प्रश्न है, उन्होंने काव्य में सत्यम, शिवम, सुंदरम का विशेष महत्व दिया।